आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज माइटोसिस। ठीक है, वी ऑल हैव बीन स्टडीइंग अबाउट दिस टॉपिक फ्रॉम आवर मैट्रिक क्लास। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, आपको पता है कि अगर जैसे ही बॉडी ग्रो करती है तो इंक्रीज इन cell size and then cell number, increase in cell number. So this is all happening by the help of mitosis. What is mitosis? It ensures the same number of chromosomes in the daughter cells as that in the parent cell. जाहिर है कि जब एक सेल से आगे से दो सेल्स बन रहे हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल यही वाली डायग्राम ही सामने रख लें, ठीक है, जैसे एक सेल से आगे दो सेल्स बन रहे हैं तो जितना जो भी मटेरियल था, अगर हम स्पेसिफिकली बात कर ले नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, डीएनए की, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जैसे कि हर एक स्पीशी में स्पेसिफिक होती है। ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स हैं, इट मीन्स कि 23 पेयर्स हैं। तो अगले जब उसकी डिवीजन से जब नेक्स्ट 2 सेल्स बनेंगे तो ईच सेल विल कंटेन 46 क्रोमोसोम। अच्छा, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस देखना है कि थोड़े से जाहिर है प्लांट सेल का स्ट्रक्चर एनिमल सेल के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट है। प्लांट सेल्स की थिक सेल वॉल होती है, हैवी सेल वॉल होती है, क्योंकि उसकी जो इंटरनल मटेरियल होता है उसकी थोड़ा सा उसको सेफ रखा जाता है हार्ड एंड आउटर कवरिंग की हेल्प से। तो थोड़े से स्टेप्स, मेजर स्टेप्स जो है ना वो इनके ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि माइटोसिस के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं। ठीक है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं प्रोफेज, ठीक है, फिर देन इज मेटाफेज। एनाफेज पे ये ऐसे पूरा क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन प्लेट डेवलप हो जाती है और क्रोमोसोम हाफ ऑफ हो जाते हैं, और टेलोफेज में ऑलमोस्ट 2 कंप्लीट सेल्स बन जाते हैं। प्रोफेज में क्या हो रही होती है? प्रोफेज में जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि तैयारी हो रही है, तकरीबन एक पहला स्टेज है कि जिसमें सबसे पहले इसमें ये होता है कि इसमें आप ये देख रहे हैं क्रोमेटिन मटेरियल के जिसके ऊपर क्रोमोसोम आके अरेंज होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूक्लियर मटेरियल थोड़ा सा डबल होना शुरू होता है। सही, ज़ाहिर है डबल होगा तो फिर आगे से जब दोनों नेक्स्ट 2 में जाएगा तो वो उसमें हाफ ऑफ होंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि ये जो स्टेप्स हैं प्रोफेज, मेटाफेज में देखें कंप्लीटली अरेंज हो गए हैं क्रोमोसोम इस स्पिंडल के ऊपर, माइटोटिक स्पिंडल के ऊपर। ठीक है, एनाफेज में ये थोड़ा सा पोलर एक पोल्स अरेंज हो जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट पोल। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स हैं दे आर एक्चुअली सिमिलर हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स में, लेकिन टू अवॉइड कंफ्यूजन आवर स्टेटमेंट विल बेस ऑन द एनिमल सेल। मतलब हम अब जो पढ़ने जा रहे हैं एनिमल सेल में ही माइटोसिस, और आगे हम मियोसिस पढ़ने जा रहे हैं। अब माइटोसिस जो है ये कहाँ पर होती है? अगर आप कंफ्यूजन, खुद को कंफ्यूज होने से बचाएं तो आपने ये लिखना है कि ये इन ईच टाइप ऑफ सेल इट कैन हैपन, इट कैन टेक्स प्लेस इन हैप्लॉइड यानी कि जैसे जर्म सेल्स होते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि स्पर्म्स और एग्स। ठीक है, दीज आर हैप्लॉइड सेल, मतलब इनमें ऑलरेडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे आर हाफ, क्योंकि जब ये आपस में फ्यूज होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इट विल बी रीगेन। ठीक है, जैसे कि जो नॉर्मल पेरेंट में था, यानी कि जो जर्म सेल्स होते हैं, यानी कि जो एग और स्पर्म, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 हो जाते हैं। आफ्टर फ्यूजन मतलब उनके मिलने के बाद जब फर्टिलाइजेशन होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 + 23 ये इट विल अगेन रीबैक हो जाएगा 46 पे। अब माइटोसिस का जो अमल है ये हैप्लॉइड में भी होता है। जाहिर है कि हैप्लॉइड में होगा तो हैप्लॉइड सेल ही जनरेट होगा। अब अगर डिप्लॉइड में माइटोसिस होगा तो डिप्लॉइड सेल्स ही जनरेट होंगे, एंड नियरली ऑल पार्ट्स ऑफ सेल्स इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब भी रिक्वायरमेंट होगी माइटोसिस कैन टेक प्लेस इन हैप्लॉइड एज वेल एज इन डिप्लॉइड सेल्स। अब हम माइटोसिस का प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमने 2 डेफिनेशंस लिखनी है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल माइटोसिस के प्रोसेस को देख लें तो जैसे एक सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है ना कि एक साइटोप्लाज्म होता है और एक उसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो अगर हम न्यूक्लियस के डिवीजन की बात कर लें, दिस इज कैरियोकाइनेसिस व्हिच इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियो वर्ड हमेशा न्यूक्लियस के लिए ही यूज होता है। एंड देन इज साइटोकाइनेसिस दैट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ होल सेल, यानी कि जब न्यूक्लियस अंदर से 1 से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इक्वल
उसका क्रोमोसोम नंबर भी इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि पूरा होल सेल का डिवीजन होती है, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ये डिफरेंस हमेशा अक्सर पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब हम स्टार्ट करते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है? बेसिकली दिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में जब या क्रोमोसोम नंबर का जो 1 से 2 में डिवाइड होना, ठीक है, डिवीजन होना, दिस इज बेसिकली कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है कि सबसे पहले एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस इन द एनिमल सेल द पार्टीशन ऑफ सेंट्रियोल टेक्स प्लेस which has been duplicated during the interphase but present in the same centrosome। अच्छा, अब अगर हम सेंट्रियोल सबसे पहले देख लें कि सेंट्रोसोम क्या है, तो चले हम इसकी सबसे पहले पोजीशन देख लेते हैं कि कैसे पोजीशन, किस पोजीशन पर ये पाए जाते हैं सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम। तो मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर लेती हूँ, आप ये देख लें सेंट्रियोल्स। आप ये मैं आपसे शेयर करूँगी स्क्रीन। ठीक है, ये देख लें, ये हमने सेल डिवीजन की जब हमने बात की, तो ये जैसे हमारे पास आप अगर सेल में देख लें तो इस तरह के सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम होते हैं और उसमें ये सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? जैसे ये साइटोस्केलेटन होते हैं ना सेल के, अगर आप सेल का स्ट्रक्चर अपने फर्स्ट ईयर की बुक में से उठा के देख लें तो सेंट्रियोल आपको ऐसे ही, ये देखें, ये 9 ट्यूब 3 का 3 ट्यूब्यूल्स इकट्ठी होती हैं और फिर ये आपस में यूँ कनेक्टेड होती हैं। ठीक, तो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट में ऐसे ये देख लें कि इस तरीके से ये सेंट्रोसोम, यानी कि हमने जब अपनी सेल डिवीजन के वो जो पूरे डायग्राम देखी है, तो ये सेंट्रोसोम है, यानी कि यहाँ से जो हमारा माइटोटिक स्पिंडल, यानी कि जो ये प्लेट से एक जनरेट हो रही है, वो ये इसी सेंट्रोसोम से हो रही है। तो इसी सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल डिवाइड होकर सेंट्रोसोम में ही प्रेजेंट होते हैं। मतलब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन सेल का कहाँ से, सेल की डिवीजन कहाँ से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट फ्रॉम द डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, यानी कि सेंट्रोसोम जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है, उनके अंदर सेंट्रियोल्स डिवाइड होकर अंदर ही कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो डिवीजन के टाइम पर ये दोनों सेंट्रियोल सेपरेट होकर सेल डिवीजन के लिए अपना रोल परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये हमारा पहला स्टेज था। ठीक, अर्ली इन द माइटोसिस टू पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स सेपरेट एंड माइग्रेट टू द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। अब यही जो दो सेंट्रियोल्स से जो डिवाइड करके, मतलब पहला स्टेज यही था कि सेंट्रियोल से डिवाइड होना है और 1 से 2 में पार्ट में बन जाना। अब यही दोनों पार्ट्स सेपरेट होते हैं एक दूसरे से और न्यूक्लियस की साइड पर चले जाते हैं। ठीक है, अगर आप वापस अपनी इसी डायग्राम पे आ जाएं, ये देख लें, ये यहाँ पर, ठीक है, ये अगर सेंट्रोसोम प्रेजेंट है सेल के अंदर, ठीक है, अब ये 1 से 2 पार्ट में डिवाइड पे हो जाते हैं और ये न्यूक्लियस के साइड्स पर, एक ये न्यूक्लियस है, एक साइड, एक इस न्यूक्लियस के साइड पर, एक इसी न्यूक्लियस की दूसरी साइड पर ये आके अपने आप को अरेंज कर लेता है। अब क्या होता है कि इनके एक दूसरे साइड्स पर आ जाने की वजह से पोलर सिचुएशन, यानी कि पोल्स जनरेट हो जाते हैं, एस्टैब्लिशिंग द बाइपोलैरिटी ऑफ डिवाइडिंग। उसके बाद क्या होता है कि सेंट्रियोल से डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स, इसमें धागे नुमा चीज़ें, थ्रेड नुमा चीज़ें ओरिजिनेट होती हैं। अब देखें आपको ये फाइबर्स ही नज़र आ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर ये देखें, ये फाइबर्स, ये तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स हैं। ये फाइबर्स कौन कौन से हैं? 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, 3 सेट्स हैं ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये ओरिजिनेट यानी कि वहाँ से निकलते हैं। एक जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये एस्टर बनाता है, रेडिएट आउट एंड फॉर्म एस्टर, यानी कि ये वहाँ से इसी सेंट्रियोल से निकलता है और एस्टर बनाता है। जो दूसरे 2 सेट्स हैं ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल के, दे कंपोज द स्पिंडल, यानी कि जो हमने ये धागे की एक पूरी प्लेट सी देखी, इसको हम कहेंगे स्पिंडल। अब क्या है कि नीटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू द क्रोमोसोम एट नीटोकोर। अब नीटोकोर कौन सी प्लेस है कि क्रोमोसोम के ऊपर जो जॉइंट, वो प्लेस के जो क्रोमोसोम को इन्हीं धागों के ऊपर अटैच करेगा। ठीक है, उसमें अब एक ही नाम की माइक्रोट्यूब्यूल हैं, दे आर कॉल्ड नीटोकोर। यानी कि नीटोकोर का क्या काम है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल का एक पॉइंट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल का जो पॉइंट है ये अटैच करता है क्रोमोसोम्स को at kinetochores, and polar microtubule do not interact the chromosome but instead interdigitate with the polar microtubule from the opposite pole।
अच्छा, अब हम तो आपने समझने वाली बात सिर्फ इसमें से इतनी है कि सेंट्रियोल डिवाइड हो गया, और ये अपोजिट साइड पर मूव कर गया न्यूक्लियस के, वहाँ से क्या हुआ कि एक पूरा ओरिजिनेट कर गया डिफरेंट 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। एक सेट है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल का और दूसरे 2 जो सेट हैं वो स्पिंडल बनाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा ये बात जो अगली है वो सिंपल है कि ये जो पूरा माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है कि जिसमें एस्टर भी आ रहा है और स्पिंडल भी आ रहा है। एक सेट तो आपने पढ़ा ना जो कि एस्टर बना रहा है, ठीक है, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है सेंट्रियोल से, एक है एस्ट्रल, और जो बाकी 2 सेट हैं वो स्पिंडल ओरिजिनेट का है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर यानी कि एस्टर प्लस स्पिंडल, दिस इज कॉल्ड माइटोटिक ऑपरेटस। हम अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो आप ये देखें, दिस इज कॉल्ड माइटोटिक ऑपरेटस, ये वाला सारा जिसके ऊपर। अच्छा, काइनेटोकोर ये देख लें कि क्रोमोसोम जिस एरिया से खुद को उसने अटैच किया हुआ है यानी ट्यूब्स के ऊपर, दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर, ठीक है। तो और फिर एस्टर प्लस जो दूसरा ये स्पिंडल है, दिस इज कॉल्ड माइटोटिक ऑपरेटस। माइटोटिक ऑपरेटस की डेफिनेशन अक्सर एग्जाम में आ जाती है, व्हाट इज डिफाइन mitotic operators. So this is specialized microtubule structures called including ester and spindle. This is called mitotic apparatus. अब देख लें कि ये चूंकि न्यूक्लियस से बड़ा है, क्योंकि इसलिए बड़ा है क्योंकि न्यूक्लियस के साइड्स पर चला गया था हमारे सेंट्रोसोम्स, वहाँ से एक पूरी थ्रेड की बनी हुई प्लेट ओरिजिनेट हुई, तो इसका साइज न्यूक्लियस से बड़ा है। और इसका काम भी यही है कि टू अटैच एंड कैप्चर क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर पहले डीएनए की फॉर्म में था, तो डीएनए कंडेंस हो जाता है, मतलब ना ऐसे सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ के क्रोमोसोम्स की शेप में आ जाता है। तो अब क्रोमोसोम्स का क्या होना होता है, क्रोमोसोम ने खुद को अटैच करना होता है इन्हीं माइटोटिक ऑपरेटर्स के ऊपर। पहले क्या होते हैं कि उसके ऊपर आके कैप्चर यानी कि उसके ऊपर आके अटैच हो जाते हैं, अलाइन देम, फिर उनको एक खास स्पेसिफिक पोजीशन में अरेंज किया जाता है, एंड देन फाइनली सेपरेटिंग देम। और फिर क्या होता है कि उन दोनों को आपस से सेपरेट किया जाता है, मतलब 1 से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, सो दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज इंश्योर्ड, ताकि दोनों सेल्स में क्रोमोसोम नंबर जो है वो इक्वल हो जाए। यहाँ तक तो हमने ये पढ़ लिया कैरियोकाइनेसिस। अब बेसिकली जो भी ये डिवीजन का प्रोसेस है हम लोगों ने, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा, बेसिकली तो यही स्टेप्स पढ़े थे ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। लेकिन इससे पहले इससे बाद भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि बेसिकली सारे प्रोसेस की तैयारी में और इस प्रोसेस को कंट्रोल करने में परफॉर्म कर रहे होते हैं अपना रोल। सबसे पहले जो आपने यही पढ़ा कैरियोकाइनेसिस में कि कैसे सेंट्रोसोम्स के अंदर 2 सेंट्रियोल्स डेवलप हुए, उन्हीं सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस की साइड पर गए, वहाँ से माइटोटिक अपरेटस अरेंज हुआ। माइटोटिक अपरेटस क्या है, दिस इज स्पेशलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एस्टर एंड स्पिंडल, ठीक है। इनका काम क्या है कि दिस इज टू अटैच एंड कैप्चर क्रोमोसोम, अलाइन देम एंड फाइनली सेपरेटिंग देम, ताकि मतलब ये जो क्रोमोसोम है ये मतलब ये हम पढ़ेंगे कि कैसे सेपरेट फिर कैसे हो जाते हैं एक दूसरे से, और फिर कैसे इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज उसका जो इट इज़ इंश्योर्ड इक्वली क्रोमोसोम नंबर आगे ट्रांसफर जाता है। अब कैरियोकाइनेसिस की आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब ये 1 बाय 1 इंशाल्लाह हम इसको कल पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, कि कैसे 1 बाय 1 ईच स्टेप इज परफॉर्म और उसके आगे से क्या फर्दर रोल्स हैं, ठीक है। तो आपने आज यहीं तक तैयार करना है, इंशाल्लाह कल अगला इसका डिटेल पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सी, क्योंकि इसमें जो बेसिकली डेफिनेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।